अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक नहायत ही दिलचस्प कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उर्दू सेंटर प्लस वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं। सना की आंख सोते में अचानक खुल गई थी। हलक जैसे प्यास से सूख रहा था। टेबल पर पानी का जग नहीं था और ना ही कोई पानी की बोतल। कुछ देर लेटी रही, फिर वो उठ गई। किचन में जाकर पानी पीने के लिए लाउंज से गुजरना पड़ता था। वो लाउंज तक पहुंची थी कि अम्मी अब्बू के कमरे की लाइट चलते देखकर ठटक गई। वॉल क्लॉक पर नजर डाली। रात के 2:30 बज रहे थे। इतनी रात तक अम्मी अब्बू के कमरे की लाइट क्यों जल रही है? खुदा ना ख्वास्ता कहीं किसी की तबीयत तो खराब नहीं। यही सोचते ही वो अपनी प्यास भूलकर उठकर कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन बाहर आती आवाजों ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो दबे कदमों चलती दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी हो गई। अपने नाम की बाज़गश्त ने उसे चौंका दिया। अम्मी, ये सना कहने को तो मेरी बहन है, लेकिन ये मेरा घर बर्बाद करने पर तुली है। ये हुमा बाजी की आवाज थी। मुझे तो सज्जाद पर सख्त गुस्सा आता है। हर वक्त सना सना करते रहते हैं। यहाँ तक कि अभी परसों कह रहे थे कि जब रिश्ते के लिए आए थे तो सना को अगर देख लेते तो मेरे लिए कभी हाँ ना करते। हुमा अब रोने लगी थी। ना रो मेरी बच्ची, मैं सज्जाद से बात करूंगी। अम्मी उन्हें तसल्ली दे रही थी। नहीं अम्मी, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, हम अभी जिंदा हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब्बू की आवाज आई। अम्मी, ये सब यकतरफा नहीं है। उस सना की बच्ची को देखे ना, सज्जाद की हर बात पर कैसे उनकी पजीराई करती है। जिद कर करके अपनी सारी बात मनवाती है। उस दिन वो आए थे तो जल्दी से जाकर तैयार हुई और फिर उनके सामने आई। हुमा के तो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अच्छे मरे उसके माँ बाप रोड एक्सीडेंट में, और ये बला हमारे सर आ गई। अम्मी ने जले कटे लहजे में कहा, ऐसे नहीं कहो सालिया बेगम, वो मेरे मरहूम भाई भाभी की औलाद है। उनके बाद उसकी जिम्मेदारी हमारी ही है। सिर्फ 1.5 माह की थी वो जब ये हादसा हुआ और वो हमारे घर आई। और ये तुम ही थी ना जिसने उसे गोद में लेते ही कहा था कि ये हमारी चौथी बेटी है? अब्बू ने जैसे उन्हें याद दिलाया। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। और मैंने कब उसे पराया समझा? अपनी औलाद की तरह ही पाला। कभी किसी चीज की मैंने उसे कमी नहीं होने दी। लेकिन ये लड़की अपनी ही बहन के घर पर डाका डाल रही है, तो मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। बड़ा हतमी अंदाज था अम्मी का। धीरज रखें आप सालिया बेगम, सना हमारी सग्गी औलाद नहीं तो क्या हुआ? तरबियत तो हमारी है ना उसकी। हम उससे बात करेंगे। अभी आप इतना गुस्सा नहीं करें। और हुमा बेटा, तुम भी हौसला रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। रात बहुत हो चुकी है, मेरा ख्याल है अब तुम बेटा जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह बेहतर करेगा। अब्बू की आवाज आते ही सना जल्दी से किचन की सिमत भर गई, मुबादा कहीं कोई उसे देख ना ले। जब हुमा अभी अपने कमरे में चली गई तो सना भी अपने कमरे में दबे पांव जाकर बेड पर लेट गई और जबरदस्ती आंखें मूंद लीं। हुमा, रीमा और सबा 3 बेटियां थीं अम्मी और अब्बू की। सना उनकी चचाजाद थी जो महज 1.5 माह की थी जब एक एक्सीडेंट में वालिदैन के गुजर जाने के बाद ताया ताई के दर पर आ गई थी। लेकिन उन्होंने उसकी परवरिश अपनी बेटियों की तरह ही की थी। कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया था कि वो उसके वालिदैन नहीं। हुमा की शादी 3 साल पहले अब्बू के दोस्त के बेटे सज्जाद से हुई थी। सज्जाद देखने में बहुत खूबरू था। एक मुकामी बैंक में मैनेजर था। ये महज इत्तेफाक ही था कि जब सज्जाद रिश्ते के लिए अपने वालिदैन के हमरा उनके घर आया तो उस दिन सना अपनी किसी दोस्त के घर गई हुई थी। सांवली सी तीखे नैन नक्श वाली हुमा सज्जाद के साथ उसके वालिदैन को भी बहुत पसंद आई थी और यूं ये रिश्ता तय हो गया। लेकिन उसके बाद शादी की तमाम रसूमात में जब सज्जाद ने सना को देखा तो जैसे अपने होश ही खो बैठा। सुर्खो सफेद गुड़िया जैसी सना हर रस्म में उसकी मरकज़े निगाह थी। ये जानकर तो उसे इंतहाई दुख हुआ था कि वो हुमा की छोटी बहन है। जिस दिन मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था उस दिन सना कहाँ थी? शादी के सिर्फ 1 हफ्ते बाद उसने हुमा से पूछा तो वो हैरान रह गई। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो मुझे देखने आए थे ना। हाँ, लेकिन अगर... चलो खैर, कुछ नहीं। सज्जाद चुप हो गया, मगर हुमा के दिल में तो जैसे कोई बात खटक गई थी। और उसके बाद कितनी ही मर्तबा उसने सज्जाद का सना के लिए वालेहानापन देखा और सना पता नहीं किस नजरिए से उसे देखती थी जो इसके आते ही फूल की तरह खिल जाती थी। सज्जाद भाई ये, सज्जाद भाई वो, उसकी फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती थीं और सज्जाद उन फरमाइशों को पूरा करता थकता नहीं था।
हुमा अंदर ही अंदर कुड़ती रहती। उसे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले उसका आइसक्रीम खाने का दिल चाहा और सज्जाद से जब उसने कहा तो उसने थकावट का बहाना करके टाल दिया था और वो उदास होकर रह गई थी। और सना के तो बस मुंह से बात निकलती और वो बोतल के जिन की तरह पूरी कर देता था। उस दिन वो अम्मी के घर आई तो उसने सना को किचन में काम करते देखा। वो रात के खाने की तैयारी में रीमा और सबा की मदद कर रही थी। पीछे पीछे सज्जाद भी वहीं आ गया था। क्या हो रहा है, वो पूछ तो सबसे ही रहा था, लेकिन नजरें सना पर थीं, जो सुर्ख सूट में उसके दिल में उतर रही थी। वैसे तो सज्जाद भाई चिकन कढ़ाई और बिरयानी बन रही है, लेकिन मेरा दिल तो ब्रोस्ट खाने को चाह रहा है सच्ची, सना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभी आया। सज्जाद उल्टे कदमों पलट गया था और आधे घंटे बाद जब वापस आया तो शॉपर में ब्रोस्ट था, उसके अलावा आइसक्रीम भी थी। इन सब की क्या जरूरत थी? हुमा तो जैसे जल ही गई थी। वो असल में सना का दिल था ना खाने को, तो इसीलिए बस। ये कहते हुए सज्जाद ने बड़ी सरशार नजरों से सना को देखा था, जो खुश दिली से हंसती थी। पता है भाई, आप बहुत अच्छे हैं। सना ने शॉपर सज्जाद के हाथों से ले लिए और शॉपर लेते हुए सज्जाद के हाथ उसके हाथों को मस कर रहे थे। सना के अंदाज में लापरवाही थी और हुमा का दिल आने वाले खतरात की बू सूंघ रहा था। और फिर ऐसा बहुत बार हुआ। सज्जाद सना के बारे में बहुत हसास था। हर वक्त सना सना की गर्दान से हुमा तो थक ही गई थी। सज्जाद, आपकी शादी मेरे ख्याल से मुझसे हुई है, सना से नहीं। उस रात हुमा ने सज्जाद से कहा तो लहजा बहुत शिकायती था। हाँ, बस यही तो गम है। तुम लोगों ने तो उस दिन जानबूझकर सना को कहीं छुपा दिया था, वरना मेरा इंतखाब तुम नहीं वो होती। हुमा समझी कि शायद सज्जाद मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो आंखों में छुपी सच्चाई देखकर वो तो लरस गई। फिर खुद पर काबू पाकर हंस दी। आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं सज्जाद। उसने बात को टालना चाहा। मजाक? वो हंसने लगा था। मजाक तो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। क्या बकवास है सज्जाद, मुझे भी आपने पसंद किया था खुद ही, उसके बाद ही हाँ की थी। हुमा को गुस्सा आने लगा था। हाँ तो मैंने कब इस बात से इनकार किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा फैसला शायद जल्दबाजी का नतीजा था। मुझे कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए था। सज्जाद के लहजे में छुपे पछतावे को उसने महसूस कर लिया था। वो करवट लेकर सो रहा था या पता नहीं जाग रहा था, लेकिन हुमा की तो नींद उड़ चुकी थी। और फिर दूसरे दिन बहुत सोचकर उसने अम्मी अब्बू को सब कुछ बता दिया था। अगले दिन शाम को बैंक से वापसी पर सज्जाद उसे लेने आया तो खिलाफे तवक्का किसी ने भी खुशदिली से उसका इस्तकबाल नहीं किया। क्या हुआ है, खैरियत तो है? उसने टटोलने वाली नजरों से हुमा को देखा। फिर उसकी नजरें जाकर अम्मी के चेहरे पर ठहर गईं। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा, बस मेरे थोड़ा सर में दर्द है। उन्होंने बात बनाई और हुमा को भी खामोश रहने का इशारा किया। बाकी सब कहाँ हैं? कोई भी नजर नहीं आ रहा। सज्जाद ने मतलाशी नजरों से चारों तरफ देखा। उसे अपने गोहरे मकसूद की तलाश थी असल में। सबा की दोस्त की बर्थडे पार्टी है, ये सब वहीं गई हैं। हुमा के जवाब पर वो खामोश हो गया। घर चलने का इरादा है या नहीं? वैसे मैं कल 2 हफ्तों के लिए बैंक के काम से मलेशिया जा रहा हूँ। बेहतर है कि तुम यहीं रहो। क्यों, मैं अपने घर नहीं रह सकती क्या? बाकी सब तो है ना वहाँ, अगर आप नहीं होंगे तो क्या होगा? हुमा ने तलखी से कहा। मैं तो तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। सज्जाद का मूड खराब हो गया था। ठीक है, मैं यही ठीक हूँ। उसके खराब मूड को देखकर हुमा ने जल्दी से कहा, क्या सना भी गई है? अम्मी के जाने के बाद सज्जाद ने पूछा। उफ़ो सज्जाद, ये क्या आप हर वक्त सना सना करते रहते हैं? मैं अभी अम्मी को बुलाती हूँ, अब आप उनसे ही पूछिएगा सना के बारे में। हुमा अपनी अम्मी को आवाज देने वाली थी कि सज्जाद ने शर्मिंदगी से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, क्यों परेशान कर रही हो? अच्छा रहने दो, मैं चलता हूँ। मलेशिया से वापस आऊंगा तो सना को जी भर के देखूंगा। और क्या? हुमा डर गई थी। सज्जाद हंसने लगा। और क्या, ये तो सरप्राइज है भाई, तुम्हें बाद में बताऊंगा मैं। वो खामोशी से उसे देखने लगी थी। सज्जाद के जाने के बाद भी वो उसी तरह से बैठी रही और फिर रोने लगी। अम्मी आई तो उसे रोते देखकर परेशान हो गईं और पूछने लगीं कि क्या हुआ। हुमा ने उनके पूछने पर सब कुछ बता दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सना ने ही उसे अपने चक्कर में ले रखा हो, वरना सज्जाद की तो इतनी जुर्रत नहीं हो सकती। अम्मी का गुस्से के मारे बुरा हाल था। आने दो सना को जरा, मैं पूछती हूँ अभी उससे। और फिर यही हुआ कि सना के आते ही अम्मी ने उसे अपने कमरे में तलब कर लिया था। अब्बू और हुमा भी मौजूद थे। सना अम्मी के तेवर देखकर घबरा गई थी। उस रात होने वाली गुफ्तगू के बाद अम्मी का तो मूड उससे अब खराब ही रहता था और चाहने के बावजूद वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकती थी। और उस वक्त सबका मूड खराब देखकर वो समझ गई थी कि क्या मामला है। सना, सच बताओ कि तुम हम सबको आखिर क्या समझती हो? बात हुमा ने शुरू की थी। अम्मी अब्बू मुंतजिर नजरों से उसे देख रहे थे।
یہ کیا سوال ہے ہما آپی؟ ظاہر ہے یہ میرے امی ابو ہیں اور آپ میری آپی، تو پھر یہ سب کیا ہے ثنا؟ سجاد کے ساتھ تم کون سا کھیل کھیل رہی ہو؟ تم اپنی ہی بہن کا گھر برباد کر رہی ہو۔ امی کی قوت برداشت ختم ہو رہی تھی، جس کا ثبوت ان کا بدلا ہوا لہجہ اور وہ سوال تھا۔ ثنا کانپ گئی، پھر رونے لگی۔ امی ابو اور ہما آپی، آپ میرا یقین کریں، سجاد بھائی میرے لیے بھائی کی طرح ہیں۔ میں نے تو کبھی ان کے لیے ایسے نہیں سوچا جس طرح آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور مجھے مورد الزام قرار دے رہے ہیں۔ ابو تو سمجھتے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امی اور ہما کے آگے مجبور تھے، اسی لیے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر سجاد کا رویہ تمہارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ آخر صبا اور ریما بھی تو ہے نا؟ ہما نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم آپی کہ سجاد بھائی کا رویہ کیسا ہے، میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ میرے بھائی کی طرح ہے، رندھے گلے سے وہ کہہ رہی تھی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں تمہارا یقین ہے، لیکن سجاد کے دل میں کیا ہے اسے ختم کرنے کے لیے تمہیں ہماری بات ماننا ہوگی۔ امی پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں سالیہ بیگم؟ ابو نے غور سے انہیں دیکھا۔ ہماری 4 بیٹیاں ہیں، ایک کی شادی ہم کر چکے ہیں، 3 کی ہمیں کرنی ہے۔ ثنا سب سے چھوٹی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ پہلے ریما اور صبا کی شادی ہو، اس کے بعد ہی ثنا کی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ امی نے جس طرح کہا تھا اس نے ثنا سمیت سب کو چونکا دیا تھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ میرا مطلب واضح ہے کہ میں ثنا کی شادی کر رہی ہوں اپنی دوست کے بیٹے جواد کے ساتھ۔ وہ پہلے بھی ثنا کے لیے کہہ چکی ہیں، پہلے تو میں نے منع کر دیا تھا، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جواد کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ ثنا تمہیں اعتراض تو نہیں ہے نا؟ دیکھو بیٹا، ہمیں تمہاری شادی تو کرنی ہی ہے نا، ابھی کریں یا کچھ عرصے بعد، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کل ہی اپنی دوست رضیہ کو فون کر کے انہیں شام کو ہی گھر بلا رہی ہوں۔ شکر ہے کہ سجاد ملائیشیا گیا ہے، اس کے آنے سے پہلے ثنا اپنے گھر کی ہو جائے گی اور ہماری ہما کا گھر بھی آباد رہے گا، اور سجاد کے دل اور دماغ میں جو فتور آ رہا ہے نا وہ بھی جاتا رہے گا۔ امی کا انداز حتمی تھا، لیکن ان کی بات نے ہما کے چہرے پر اطمینان بکھیر دیا تھا۔ ابو البتہ خاموش ہو گئے تھے، وہ اتنی جلدی اس بات کے حق میں نہیں تھے، لیکن ہما کی شادی کو بچانا بھی تو ضروری تھا، اور وہ یعنی ثنا جس کے متعلق اس سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر دیا گیا تھا، وہ کچھ کرنے یا کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ سو ثنا کے لیے بھی ان کے فیصلے کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے دن شام کو امی کی دوست رضیہ آنٹی اپنے بیٹے جواد اور دوسرے فیملی ممبرز کے ساتھ ان کے گھر آئیں۔ ثنا انہیں پہلے ہی پسند تھی، جواد کو بھی اس رشتے سے کوئی پرابلم نہیں تھی، سو یہ رشتہ قبولیت کے مراحل طے کر گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ وہ چاہتی تھی کہ سجاد کے ملائیشیا سے آنے سے پہلے ہی ثنا کا قصہ ختم ہو جائے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ثنا کی رخصتی کے بعد ہما اور امی نے خاص طور پر سکون کی سانس لی۔ امی، سجاد کو جب پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ ہما بڑے پرجوش انداز میں ماں سے پوچھ رہی تھی۔ ہوگا کیا؟ منہ دیکھتا رہ جائے گا بیٹا۔ وہ ہنسنے لگی تھی، اور ہما نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اگلی شام سجاد آ گیا۔ گھر کا ماحول دیکھ کر تو ٹھٹک گیا۔ مہندی اور پھولوں کی خوشبو اور کہیں کہیں مسلے ہوئے پھولوں کی پتیاں دیکھ کر وہ الجھ گیا۔ کیا ہوا؟ کوئی تقریب تھی کیا گھر میں؟ چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ ہما کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں بیٹا، بہت جلدی میں تقریب ہوئی تھی، افسوس کہ تمہارا انتظار بھی نہیں کر سکے۔ دراصل ان لوگوں کو بہت جلدی تھی شادی کی، اور اتنا اچھا رشتہ تو میں ہاتھ سے نکال نہیں سکتی تھی۔ ساس کی گفتگو نے تو سجاد کو الجھا دیا۔ پھر اس نے نظر دوڑائی تو ریما اور صبا تو موجود تھیں، اور ثنا، اس کا تو دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب آنٹی؟ مطلب یہ بیٹا کہ 3 روز پہلے ثنا کی شادی تھی، کل رات ولیمہ بھی ہو گیا۔ بہت اچھا رشتہ تھا، ثنا کو لڑکے اور اس کی ماں نے بہت پسند کیا، ثنا کو بھی لڑکا بہت پسند آیا تھا، اور جب انہوں نے شادی کے لیے جلدی کی تو ہمیں بھی کیا اعتراض تھا، سو ہم نے بھی کر دی۔ لیکن آپ لوگوں نے تو مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ کیا میں اتنا غیر ہو گیا ہوں آپ لوگوں کے لیے؟ بہت ٹوٹا ہوا لہجہ تھا سجاد کا۔ ارے بھائی، ہم سب نے سوچا کیوں نہ آپ کے سرپرائز دینے سے پہلے ہم سب آپ کو ہی سرپرائز کر دیں۔ کیسا رہا ہمارا سرپرائز؟ ہما نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور اب آپ کی باری ہے سرپرائز دینے کی۔ آپ نے کہا تھا نا ملائیشیا سے واپس آ کر سرپرائز دیں گے، تو میں جاننا چاہتی ہوں کیا ہے آپ کا سرپرائز؟ یہ سن کر بیچارے سجاد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور سجاد کو ایسا دیکھ کر ہما کی دبی ہنسی کہکہے میں بدل گئی۔